औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का लेक्चर 25 न्यू लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड CDA फाइनल टर्म और क्विज 4 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगी उनको आपने हाईलाइट कर लेना है। सबसे पहले न्यू लिबरलिज्म का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। न्यू लिबरलिज्म इज़ अ टर्म दैट डील्स स्पेसिफिकली विद इकोनॉमिक आइडियाज़ अबाउट फ्री मार्केट्स। New liberalism is characterized by free market trade, deregulation of financial markets, privatization, individualization, and the shift away from state welfare provision. The new liberal era began in 1970 and continues to the present. It is a specific form of free market capitalism that has largely come to dominate global economics. अच्छा जी, सबसे पहले तो न्यू लिबरलिज्म क्या होता है? न्यू लिबरलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो कि फ्री मार्केट पर फोकस करता है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1970s में शुरू हुआ था और आज तक चलता आ रहा है। इस सिस्टम में कुछ खास टर्म्स हैं, कुछ खास बातें होती हैं, जैसे फ्री मार्केट ट्रेड। इसका क्या मतलब है कि हर जो चीज़ होती है ना वो आज़ाद होती है, यानी लेन देन जो होता है ना वो आज़ाद होता है, इसमें गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। डीरेगुलेशन की टर्म हमने पढ़ी है। इसका मतलब होता है कि बिज़नेस पर गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं ना उनको कम करना या बिल्कुल ख़त्म कर देना। डीरेगुलेशन, कवानीन को ख़त्म करना या कम करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो सरकारी कंपनीज और सर्विसेज होती हैं ना उनको प्राइवेट लोगों को दे देना। जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं वो पहले गवर्नमेंट के पास होते हैं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो बाद में उनको प्राइवेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो प्राइवेट लोग होते हैं ना वो बेहतर तरीके से चलाते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन की ये सोच बेसिकली ये थी कि सोसाइटी में ना जो ग्रुप्स होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बस जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, यानी एक फ़र्द की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वही सब कुछ होती है। तो इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है। द एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट ऑफ 90s वर अटेम्प्ट्स टू resist new liberalism. The term new liberalism came to prominence in academics in the early 2000s. अच्छा, ये वाला जो MCQs है ना ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये एकेडमिक्स में कब ये टर्म आई और इसका क्या कॉन्सेप्ट था। बाकी प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन वगैरह को हमने डिस्कस कर लिया। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक 2 है द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लिबरल डिस्कोर्सेज। During the 25-year period of the following the end of World War II, that saw the emergence of social welfare state in Western Europe, Canada, Australia, the UK, and the United States, new liberalism was largely a combination of free market utopianism and on the one hand, and the pointed strategic critique of prevailing Keynesian order on the other. ऐसा यहाँ पे ये बात हो रही है कि 1945 तक यानी वर्ल्ड वार 2 के 25 साल बाद तक यूरोप, USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया में वेलफेयर स्टेट का आइडिया स्ट्रॉन्ग था। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट होती थी ना वही लोगों की खुशहाली, हेल्थ, एजुकेशन का जिम्मा लेती थी। उस टाइम पे जो केनेजियन इकोनॉमिक मॉडल था वो चलता था, जिसमें गवर्नमेंट जो है ना वो इकोनॉमी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद 1970s में ओपेक ऑयल क्राइसिस आया। अच्छा, ये क्या था? ये बेसिकली मिडल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज थी ना उन्होंने एकदम से जो ऑयल की प्राइसेस थी वो बढ़ा दी थी। तो इससे बहुत सारी जो वेस्टर्न इकोनॉमिक इकोनॉमीज थी ना उसमें क्राइसिस आ गया था, स्पेशली UK और USA में। और न्यू लिबरलिज्म जो था उसने इस क्राइसिस को एक मौका बनाया था और ये वही वक्त था जब यानी जहां अपने आइडियाज़ को पुश कर सके। न्यू लिबरलिज्म का आइडिया इस वक्त जो है वो फेमस हुआ था। तो इन दिस सेंस न्यू लिबरलिज्म वाज बोथ कन्विंस्ड एंड बर्न एज अ क्राइसिस थ्योरी। इसके बाद न्यू लिबरलिज्म का जो असली गोल था वो क्या था? अब आप देखिए कि न्यू का मतलब होता है न्यू, यहाँ पे भी इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। द कंट्रास्ट टू द आइडियोलॉजिकल द पॉलिसी फंक्शन ऑफ द मॉडर्न लिबरल स्टेट, द न्यू लिबरलिज्म हैज़ बीन प्राइमरी अबाउट द रिमार्किंग एंड रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट एज द कोर एजेंसी दैट एक्टिवली फैब्रिकेट्स the subjectivities, social relation and collective representation suited to making the function of market. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि न्यू का मतलब होता है न्यू, नई चीज़ जो होती है। ठीक है, तो न्यू लिबरलिज्म ने सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बदला था बल्कि स्टेट यानी हुकूमत का रोल ही कम्प्लीटली उसने रीडिफाइन किया था। अब हुकूमत जो है ना वो सिर्फ मार्केट को प्रमोट करती थी, यानी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती थी। सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी यानी जो हेल्थ, एजुकेशन है, तो ये अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। इसी तरह से
साथ साथ गवर्नमेंट ने ना डिसिप्लिन और कंट्रोल ज़्यादा कर दिया था, ठीक है, यानी सर्विलेंस और पॉलिसिंग वगैरह। तो न्यू लिबरलिज्म ने सोसाइटी को ऐसे रीमेक किया जहाँ स्टेट जो थी ना वो मार्केट के एक टूल बन गई थी, और जो सिटीजन थे वो क्या बन गए थे, कंज्यूमर्स बन गए थे जो मार्केट रूल को फॉलो करते थे। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स का जिक्र है जिनकी थ्योरीज आपने माइंड में रखनी है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। फ्रेडरिक हैक का ये कॉन्सेप्ट था, उनका ये कहना था कि जो फ्री मार्केट है ना वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है सोसाइटी को रन करने का। इनके कॉन्सेप्ट को आपने खुद भी एक दफ़ा पढ़ लेना है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेडरिक हैक का ये कॉन्सेप्ट था कि फ्री मार्केट ही सबसे बेहतरीन तरीका होता है सोसाइटी को रन करने का, यानी वो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है ना उसके अगेंस्ट था। यानी वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की लाइफ को प्लान करे। तो उनका ये कहना था कि फ्रीडम जो होती है इंडिविजुअल के लिए वो एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, यानी फ्रीडम होनी चाहिए हर किसी को, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करे। अब लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब न्यू लिबरलिज्म यूएसए और यूके जैसे मुल्कों में अप्लाई हुआ तो वो डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने लगा। हर एक को जब हुकूमत यानी उसमें इंटरफेयर ना करे और हर कोई अपनी लाइफ को खुद प्लान करे तो वो डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने लगा, और जो इलीट लोग थे ना इससे सिर्फ उनको फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि आम लोगों को तो गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत होती है और आम लोगों का रोल जो है वो सिर्फ कंज्यूमर का बन गया था। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये आप इस पे इसको एज अ क्रिटिसिज्म भी ले सकते हैं, जो यहाँ पे अगर उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो उसमें यहाँ पे कुछ खामियां थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सीडीए, न्यू लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि हॉलब्रूक का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, हैज़ आर्ग्यूड दैट न्यू लिबरलिज्म एज अ सोशल सिस्टम एंड एन आइडियोलॉजी इज सैड टू हैव इन्वेडेड डिस्कोर्स। एट द सेम टाइम डिस्कोर्स इज डीम्ड टू रिप्रोड्यूस एंड सिमेंट न्यू लिबरलिज्म। इसका क्या मतलब है? हॉलब्रूक का ये कहना था कि जो है ना न्यू लिबरलिज्म, तो इसने सोसाइटी को हर एस्पेक्ट और बोल चाल यानी डिस्कोर्स को, इस सब को भी अपने अंदर ले लिया है, ठीक है। यानी कि जब हम लैंग्वेज यानी ज़ुबान यूज़ करते हैं तो उसमें भी न्यू लिबरल सोच नज़र आती है। जिस तरह जब हम कहते हैं कि बिकम योर ओन बॉस या सेल्फ मेड, तो ये वाले जो अल्फाज है ना ये बेसिकली न्यू लिबरल लैंग्वेज है। ये सिर्फ लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लैंग्वेज में आता है, बल्कि ये जो है ना लैंग्वेज न्यू लिबरलिज्म को मज़ीद मजबूत भी करती है। यानी लैंग्वेज के ज़रिए ही हम सेल्फ मेड बन सकते हैं और शो कर सकते हैं ख़ुद को। फेयरक्राफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट था? फेयरक्राफ्ट का ये कहना था, ऑल द हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स कंटेम्प्रेरी प्रोसेसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनहेरेंटली हैव अ लैंग्वेज डायमेंशन because globalization and indeed social change in general are process involving dialectical relation between diverse social elements or movements, always including discourse. In addition to Fairclough's seminal work on critical discourse analysis of new liberalism and globalization, अच्छा, फेयरक्राफ्ट ने यहाँ पे बेसिकली ये बात की थी, नॉर्मन फेयरक्राफ्ट के मुताबिक जो ग्लोबलाइजेशन है ना और जो सोशल चेंज है उनका जो हर प्रोसेस है ना वो लैंग्वेज से जुड़ा होता है। किस तरह से? ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बिजनेस या ट्रेड का नाम नहीं होता, ये एक ज़ुबानी प्रोसेस होता है। किस तरह से? यानी हर चेंज के पीछे ना सोसाइटी की एक सोच होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जैसे अपने कितनी अप्रोचेस एग्जामिन की थी तो वो 5 थी। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन सी अप्रोचेस थी। सबसे पहले हाइक का जो आइडिया था, जो कि पहले उसको इतनी अहमियत नहीं दी गई, लेकिन क्राइसिस के बाद वो एक डोमिनेट आइडिया बन गया था। उसके बाद इसमें पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, ये सेकंड नंबर पे अप्रोच थी कि जो न्यू लिबरलिज्म है ये पॉलिटिकल स्टाइल है जहाँ मार्केट को सब कुछ माना जाता है, यानी मार्केट सेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट था इसमें। और फिर थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक मॉडल था, यानी ये पॉलिसीज़ के ज़रिए कंपटीशन को प्रमोट करता था लोकल और ग्लोबल दोनों लेवल्स पर। इसी तरह से कैपिटलिस्ट ऑफेंसिव थी। इसमें क्या था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना उसकी तरफ से किस तरह से जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन थी, और इसमें पावर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर के पास चली गई। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और फ्री कैपिटल, यानी 1970s के बाद न्यू लिबरलिज्म ने ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए फ्री ट्रेड और मल्टीनेशनल कंपनीज़, फाइनेंशियल कैपिटल का को आज़ाद किस तरह से उसकी आज़ादी को किस तरह से प्रमोट किया। और अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंटैलिटी। इसका क्या मतलब था? फोकाल्ट का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि न्यू लिबरलिज्म जो है ना ये लोगों को ट्रेन करता है
कि वो किस तरह से अपने आप के मैनेजर या एंटरप्रेन्योर ऑफ द सेल्फ बन सकें। तो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कम हो जाती है और फ़र्द को खुद जिम्मेदार बनाया जाता है। तो ये फौकाल्ट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 4 है इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन एंड CDA। अच्छा, इसमें बेसिकली ये बात हो रही है कि किस तरह से आजकल जो है ना, आजकल की दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट है जिस तरह, और इस तरह से स्लो ग्रोथ है, इनइक्वालिटीज़ है। इन क्राइसिस ने इकोनॉमिस्ट और जो पॉलिटिशियंस है ना, और आम लोग भी आप कह सकते हैं, उनके दरमियान एक बहस शुरू की है। तो ये सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक इकॉनमी को समझ रहे होते हैं और अपने अल्फाज में, अपने ओपिनियन में उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और हर शख्स अपने तजर्बे और एक अपनी उम्मीद और एक अपनी सोच के ज़रिए इकॉनमी के मुतालिक उसका एक अपना मीनिंग बना रहा होता है। ठीक है, तो अब रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया में अगर हम इसको देखें तो हर जगह यानी न्यूज़, सोशल मीडिया, इंटरव्यूज़ में लोग इकॉनमी पर अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। अब CDA का यहाँ पे क्या काम है? बेसिकली जो हमने चीज़ पढ़नी है वो ये है कि CDA ये समझने के लिए कि लोग इकॉनमी के बारे में क्या कहते हैं, यानी किन अल्फाज में उसको, इकॉनमी को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और कैसे सोचते हैं, और उसको किस लैंग्वेज में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। बेसिकली CDA यहाँ पे इस चीज़ को एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है। इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स जिस तरह गवर्नमेंट, बैंक्स, एक्सपर्ट्स हो गए और आम पब्लिक जो है, उनके दरमियान अक्सर जो तफरीक होती है, यानी उनकी सोच में, और वो दोनों अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, वो किस तरह से होती है। इसी तरह से जो एवरीडे इकोनॉमिस्ट होते हैं, यानी कुछ जो स्कॉलर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे स्कॉलर्स का बेसिकली क्लैमर और मेहान का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हर शख्स जो है वो अपनी लाइफ के तजर्बे से एवरीडे इकोनॉमिस्ट बन जाता है। ठीक है, और आम लोग जो है ना वो सिर्फ इकॉनमी को नंबर्स की तरह नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं कि क्या महंगाई बढ़ रही है, क्या जॉब मिलेगी, पैसा किधर जा रहा है। तो आम लोग बेसिकली ये देख रहे होते हैं ना, इकॉनमी के बारे में ये सोचते हैं। तो उन लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है ना वो भी वैलिड डिस्कोर्स है, जैसे CDA के ज़रिए उसको समझा जा सकता है। अगर हम इसको एकेडमिक इकोनॉमिस्ट वर्सेस पब्लिक व्यूज़ इनका मवाजना करें तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पब्लिक की जो इकोनॉमिक नॉलेज है ना वो इरेशनल और स्ट्रक्चरलेस होती है। ठीक है, इसे वो स्टैट्स इकोनॉमिक कहते हैं, यानी फेक या फ्लॉड इकोनॉमिक। लेकिन CDA स्कॉलर्स हैं, जैसे यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पब्लिक के जो व्यूज़ होते हैं ना उसमें भी एक डिस्कर्सिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे जिसको समझना ज़रूरी होता है। और ये स्ट्रक्चर लोगों के तजर्बात, उनकी जो फियर्स होते हैं, उनकी एक जो उम्मीद होती है और ज़िंदगी के जो उनके मसाइल होते हैं उससे बनता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 5 है, कंक्लूजन इसमें दी गई है। जो हमने ऊपर सारे टॉपिक पढ़े हैं उनको यहाँ पे अब इन्होंने कंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो जो वर्ल्ड वार 2 के बाद ना गवर्नमेंट ने लोगों की हेल्थ केयर, पेंशन्स, वेलफेयर का जिम्मा लेती थी ना, इसे सोशल वेलफेयर स्टेट कहते थे। अब न्यू लिबरलिज्म ने ये कहा था कि अब जो है ना यानी कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो खुद अपनी ज़िम्मेदार है, यानी अपनी सक्सेस या फेलियर के ज़िम्मेदार। अब उनकी सक्सेस या फेलियर की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होगी बल्कि वो खुद होंगे। और जो गवर्नमेंट होगी ना वो बिल्कुल, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट होगी नहीं, बल्कि उनका जो इंटरवेंशन का स्टाइल है ना सिर्फ वो चेंज होगा। किस तरह से? न्यू लिबरलिज्म सिस्टम में ना गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट मदद नहीं देती है, बल्कि वो इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए मार्केट और सोसाइटी को कंट्रोल कर रही होती है। तो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल हो गया न्यू लिबरलिज्म के मुताबिक। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये पैदा होता था कि कौन डिसाइड करता है कि किसको क्या चॉइसेस मिलेंगी, यानी फ्रीडम हर किसी के लिए बराबर नहीं होती है। तो इस पे कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था न्यू लिबरलिज्म पे, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पे फर्गसन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो इनका बेसिकली कहना ये था कि जो न्यू लिबरलिज्म है ना ये गरीब और जो वर्किंग क्लास होती है ना उन लोगों के लिए हार्मफुल है। किस तरह से? यानी उनको गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ एक यानी आप कह सकते हैं कि
इसके बाद यहाँ पे कुछ और स्कॉलर्स के भी नाम हैं, जिस तरह से बोल्टेंस्की, और इन सब का भी ये कहना था कि जो इलीट लोग होते हैं ना, वो कैपिटलिज्म के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म हो रहा होता है उसको भी कैपिटलिज्म का हिस्सा बना लेते हैं और इस आइडिया को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मतलब कि सिस्टम हर तनकीद को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे अपना फ़ायदा उठाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।